हेलो फ्रेंड्स, हम आज फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। तो हम आइए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं विज्ञान किसे कहते हैं। इसी विषय का विशिष्ट ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो इसके बाद हम जानेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति के मूलभूत नियमों एवं घटनाओं का अध्ययन करते हैं तथा उसके पीछे छुपे कारणों के बारे में जानते हैं। तो हम इसके बाद जानेंगे स्थूल जगत। स्थूल जगत किसे कहते हैं? स्थूल जगत स्थूल जगत हम कहते हैं जिन चीजों को हम देख सकते हैं वो सारी चीजें स्थूल जगत में आती हैं। आंखों से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं हम जिन चीजों को, वो स्थूल जगत में आती है। इसके बाद हम जानेंगे सूक्ष्म जगत। जिन्हें हम साधारण तरीके से आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें विशिष्ट यंत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा, उसे हम सूक्ष्म जगत के अंदर रखते हैं। ऐसी चीजों को हम सूक्ष्म जगत के अंदर रखते हैं। तो हम इसके बाद दो शाखाएं होती हैं, एक चिरसम्मत भौतिकी, एक आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आती हैं ऊष्मागतिकी, प्रकाशिकी, विद्युत गतिकी, ध्वनि विज्ञान, प्रकाशिकी। तो चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आती हैं ऊष्मागतिकी, प्रकाशिकी, विद्युत गतिकी, ध्वनि विज्ञान और प्रकाशिकी। और आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आती हैं परमाणु, नाभिक, प्लाज्मा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जानेंगे निकाय के बारे में। निकाय क्या होता है? निकाय की परिभाषा होती है ब्रह्मांड की वह प्रत्येक वस्तु जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वह हमारे लिए निकाय होगी। जैसे हम अभी इस व्हाइट बोर्ड पर पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए व्हाइट बोर्ड निकाय होगा। तो हम निकाय के बाद जानेंगे विलगित निकाय। विलगित निकाय ऐसा निकाय जिस पर कोई भी
बाह्य बल ना ही विलगित निकाय ऐसा निकाय होता है जिस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। इसके बाद जानेंगे भौतिक विज्ञान के सामान्य खोज के सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत है एकीकरण। तो पहला सिद्धांत है एकीकरण। दूसरा है न्यूनीकरण। एकीकरण इस दृष्टिकोण के अनुसार सूक्ष्म जगत की सभी प्राकृतिक घटनाओं को कुछ बुनियादी नियमों एवं अवधारणाओं द्वारा समझाने का प्रयास किया जाता है। और न्यूनीकरण हम कहते हैं इस दृष्टिकोण के अनुसार सूक्ष्म जगत की सभी प्राकृतिक घटनाओं को सूक्ष्म घटकों के संदर्भ में समझाने की कोशिश की जाती है। हम इसके बाद जानेंगे प्रकृति के मूल बल। प्रकृति के मूल बल। तो हम इसके बाद जानेंगे प्रकृति के मूल बल। प्रकृति के मूल 4 बल होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुम्बकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं 2 स्थिर पिंडों के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल आप समझ सकते हैं पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है Gm1m2 बटा R। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है F बराबर Gm1m2 अपॉन R। और विद्युत चुम्बकीय बल ऐसा बल होता है जो 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगता है। इसका फॉर्मूला होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दुर्बल नाभिकीय बल ऐसा बल होता है जो बीटा कणों के क्षय के कारण उत्पन्न होता है। बीटा कण आप आगे पढ़ोगे ये परमाणु के अंदर होता है। और प्रबल नाभिकीय बल ऐसा बल होता है जो 2 नाभिकीय कणों के मध्य लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल की 15 मीटर। गुरुत्वाकर्षण की परास होती है 10⁻15 मीटर से अनंत तक। विद्युत चुम्बकीय बल की परास होती है 10⁻15 मीटर से अनंत तक। दुर्बल नाभिकीय बल की परास होती है 10⁻15 मीटर।
और पेट्रोल नाभिकीय बल की भी परास होती है 10⁻15 मीटर। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति आकर्षण की होती है। विद्युत चुंबकीय बल की प्रकृति आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों की हो सकती है। ध्रुवण नाभिकीय बल की भी प्रकृति आकर्षण की होती है। ध्रुवण नाभिकीय बल की भी प्रकृति आकर्षण की होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए अपनी कॉपी में। और आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए अपनी कॉपी में। तो हम आगे जानेंगे प्रकृति के संरक्षण नियमों के बारे में। प्रकृति के संरक्षण नियम, तो हम आगे जानेंगे प्रकृति के संरक्षण नियमों के बारे में। प्रकृति के संरक्षण नियम, पहला संरक्षण नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है जिसमें ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जैसे आप उदाहरण के लिए ले सकते हो विद्युत ऊर्जा को। विद्युत ऊर्जा पंखे के अंदर जाकर वायु ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा नियम है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम किसी विलगित निकाय के अंतर्गत उसका कुल रेखीय संवेग संरक्षण हो। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम किसी विलगित निकाय के अंदर उसका कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। और हम तीसरा नियम है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ऐसा निकाय जिस पर कोई बलाघूर्ण कार्य नहीं कर रहा हो उसे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ऐसा निकाय जिस पर कोई बलाघूर्ण कार्य नहीं कर रहा हो तो उसके अंदर उसका कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। तो एक नया शब्द आया बलाघूर्ण। बलाघूर्ण किसे कहते हैं? जैसे आप मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आप इस प्रकार से कोई बल लगा रहे हो और इधर से भी एक बल लगा रहे हो, ये दो बल हो गए। अगर ये बल बड़ा होगा तो फिर ये वस्तु इस तरफ खिसकेगी, अगर ये बल बड़ा होगा तो ये वस्तु इस तरफ खिसकेगी। तो अब आप सोचिए कि अगर यह बल यहां और एक बल यहां, एक बल यहां और एक बल यहां लगता तो वो हमारा लेक्चर थोड़ा कट गया था, इसलिए आप दोबारा समझिए।
इस ऑब्जेक्ट पर अगर हम इस प्रकार पर लगाएंगे, इधर की साइड से और इधर की भी साइड से, तो अगर यह बल समान है, F1 बराबर F2 है, तो ये वस्तु कहीं भी नहीं खिसकेगी। और यदि हम इसके तो अगर हम इस प्रकार यदि हम बल लगाएंगे इस वस्तु पर, तो वस्तु घूर्णन शुरू कर देगी, क्योंकि इनकी कार्यकारी रेखा अलग अलग है। और जिनकी कार्यकारी रेखा वो होती है जिन पर बल कार्य करता है, जिस रेखा पर बल कार्य करता है उसे कार्यकारी रेखा कहा जाता है। जैसे इस ऑब्जेक्ट पर कार्यकारी रेखा ऊपर और नीचे है, तो ये वस्तु इस प्रकार घूर्णन प्रारंभ कर देगी, तो इसे परागुण कहते हैं। तो हमारा चौथा नियम है आवेग संरक्षण का नियम। तो हमारा चौथा नियम है आवेग संरक्षण का नियम। किसी विलगित निकाय के अंदर उसका कुल आवेग संरक्षित रहता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।